नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल परीक्षा अकेडमी पे। दोस्तों, आपकी सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर की श्रृंखला चल रही है। दोस्तों देखिए, आपका एग्जाम जो है बहुत नजदीक आ गया है। तो लास्ट टाइम में आपको करना क्या है, आप ज्यादा से ज्यादा जितनी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जितने क्वेश्चन हुए हैं, उनको अच्छे से देख के जाइए। उसी को ध्यान में रखते हुए ये श्रृंखला चलाई जा रही है। तो आप एक एक क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपकी हिंदी की क्लास चल रही है, ठीक है। हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, तो आप इनको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि पेडागोजी क्या होता है, उसमें अक्सर उलझा देता है। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए चलिएगा। चलिए लेते हैं आज का हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं। भाषा अध्यापक होने के नाते आप किस आधार पर उनका आकलन करेंगे? ठीक है, प्रस्तुतिकरण के दौरान बच्चे एक एक करके अपनी क्या कर रहे हैं, राय दे रहे हैं। तो हमें उनका आकलन करना है, तो हम कैसे करेंगे? ऑप्शन देखिए क्या दिया है। पहला दिया है भाषा में प्रवाह, दूसरा दिया है विषय वस्तु में निपुणता, तीसरा दिया है विभिन्न लेखकों के कथन, और फिर चौथा दिया है प्रस्तुतिकरण शैली। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें सही जो जो है उनको सही सही बताना है कि कौन कौन से जो चरण है वो आएंगे। तो देखिए, भाषा में प्रवाह, हाँ हम इस चीज का तो आकलन करेंगे कि बच्चे भाषा बोलने में उनका कैसा तरीका है, वो प्रवाहपूर्ण से बोल पा रहे हैं कि नहीं, ये चीज हम लोग ध्यान देंगे। विषय वस्तु में निपुणता, हाँ ये भी देखा जाएगा, जिस विषय वस्तु को पढ़ाई जा रही है उसमें बच्चा कहाँ तक क्या ज्ञान अर्जित किया उसको ध्यान देंगे। और विभिन्न लेखकों के कथन, नहीं ये जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें बच्चों का क्या करना है, पूरा आकलन करना है, लेकिन लेखकों के कथन का ये यहाँ पे सही नहीं रहेगा। फिर क्या है, प्रस्तुतिकरण शैली, बच्चा किसी चीज को कैसे प्रस्तुत कर रहा है, अपने विचार प्रस्तुत करने का तरीका क्या है, ये भी हम उसको देखेंगे। तो तीनों जो आपका सही होगा, ठीक है, पहला सही होगा, फिर तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा, तीसरा आपका गलत होगा। तो पहला, दूसरा, चौथा किसमें है? आपके ऑप्शन नंबर डी में है। पहला, दूसरा, चौथा, यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विभिन्न लेखकों के कथन यहाँ पे सही नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया है? ठीक है, पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया पूछ रहा है, बताइएगा। ऑप्शन ए दिया है अनुमान, प्रश्न करना, स्पष्ट करना और सारांशीकरण। बी दिया है मान लेना, चर्चा करना, नोट करना और सारांशीकरण। सी दिया है कल्पना करना, प्रस्तुतिकरण, प्रश्न करना और सारांशीकरण। और डी दिया है विचार करना, अभिव्यक्त करना, मॉनिटरिंग करना और सारांशीकरण। पारस्परिक शिक्षा, ठीक है, जिसमें हम क्या करें, परस्पर शिक्षक छात्र सब मिलकर शिक्षा करते हैं। तो उसमें देखिए पहला क्या होगा, अनुमान करेगा, फिर प्रश्न करना आएगा, फिर स्पष्ट, जो प्रश्न किया गया उसको स्पष्ट करना, फिर जो विचार दिए गए उनको सारांश में सारांशीकरण करना। तो ऑप्शन नंबर ए ही जवाब का यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुमान, प्रश्न करना, स्पष्ट करना और सारांशीकरण करना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संप्रेषणात्मक गतिविधि के शुरुआती चरण में अध्यापिका विद्यार्थियों को जहां भी आवश्यकता हो मदद दे रही है और धीरे धीरे विद्यार्थियों पर उत्तरदायित्व डाल रही है। यहाँ अध्यापिका क्या कर रही है, ठीक है, शुरुआती चरण में छात्रों को संप्रेषणात्मक अधिगम के अंतर्गत क्या कर रही है, मदद दे रही है। तो बताइए यहाँ शिक्षिका क्या कर रही है, विद्यार्थियों को दिशा संकेत दे रही है, विद्यार्थियों को मदद दे रही है, विद्यार्थियों को पुनर्बलन दे रही है, विद्यार्थियों को निर्देश दे रही है। दोस्तों देखिए, यहाँ सीधे सीधे लिख दिया है क्या, वो मदद दे रही है। तो जब सीधे सीधे दे ही दिया है कि वो मदद दे रही है, तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों को क्या कर रही है, मदद दे रही है, सहायता प्रदान कर रही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका है यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या होगा, विद्यार्थियों को मदद दे रही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापिका की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर अंग्रेजी भाषा में एक दूसरे की पसंद नापसंद जान रहे हैं। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में अपने में बात, आपस में बातचीत करके क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी भाषा में एक दूसरे की पसंद नापसंद जान रहे हैं। अंतःक्रिया के दौरान जब भी और जहां भी आवश्यकता हो अध्यापिका विद्यार्थियों को आवश्यक संकेत की मदद के रूप में दे रही है। ठीक है, यानी उनके भी जहां जरूरत पड़ रही है बच्चों की मदद कर रही है, कोई कठिन वर्ड आ जा रहा है तो उसकी वहां पे उसकी मदद करती है। यहाँ समस्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, अधिगम की किस सिद्धांत को
प्रतिबिंबित कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा बताइए, ये जहाँ बच्चे आपस में बातचीत करके नए नए शब्द सीख रहे हैं अंग्रेजी के, साथ में शिक्षिका भी उनको सहायता दे रही है, तो ये क्या हो जा रहा है, व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक संकेत हो रहा है, अंतःक्रियात्मक हो रहा है, सामाजिक सांस्कृतिक। दोस्तों सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अंतःक्रिया हो रहा है, सब पारस्परिक एक दूसरे से परस्पर बातचीत कर कर वे नई चीजें सीख रहे हैं बच्चे। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका सिद्धांत, अंतःक्रियात्मक सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, श्रव्य एवं लिखित सामग्री के संरचनात्मक और व्याकरणिक तत्वों का प्रत्यक्ष अध्यापन। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट दिया है, श्रव्य और लिखित सामग्री को विद्यार्थियों के प्रयोग होते समाज और सांस्कृतिक संदर्भों से जोड़ना, कार्य की इस प्रकार से अभिकल्पना करना जो पूरी समूची के संदर्भ में कौशलों के विकास पर केंद्रित हो। निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर बताए गए इस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ऊपर बताए गए सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, सिद्धांत पूछ रहा है कि क्या हो रहा है कि जब श्रव्य एवं लिखित संरचनात्मक सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो बताइएगा, सामग्री आधारित निर्देश है, प्राकृतिक उपागम है, मौन तरीका या फिर कार्य आधारित भाषा शिक्षण है। दोस्तों जब श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करके शिक्षण कार्य किया जाता है, उनको समझाया जाता है, बच्चों को नई नई चीजें सिखाई जाती है, तो आपका किसके अंतर्गत आएगा, सामग्री आधारित निर्देश, जहाँ पे सामग्री आपका मुख्य हो जाए। देखिए लिखित सामग्री और श्रव्य लिखा है ना, तो यहाँ सामग्री आपकी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, तो ऑप्शन नंबर ए सामग्री आधारित निर्देश सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है। द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है, लक्ष्य भाषा में विभिन्न स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया देना, विभिन्न प्रकार की श्रव्य व लिखित सामग्री का उपयोग करना। सी कह रहा है अकादमिक रूप से लक्ष्य भाषा में प्रतिक्रिया देना, और डी आपका कह रहा है विशिष्ट स्थितियों में कुछ वाक्यांशों का प्रयोग करना। देखिए द्वितीय भाषा ना, यानी प्रथम भाषा तो जो हम अपने वातावरण से बिना प्रयास के अर्जित करके आते हैं वो प्रथम भाषा होती है। तो द्वितीय भाषा की बात की जा रही है, जब हम विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो शिक्षकों के माध्यम से और अपने छात्रों के बीच में रहते हुए जो हम भाषा सीखते हैं औपचारिक तरीके से, वो क्या कहलाती है, द्वितीय भाषा कहलाती है। तो इसमें देखिए आप क्या प्रयोग करेंगे, विभिन्न प्रकार के श्रव्य व लिखित सामग्री का उपयोग करना। ठीक है, पुस्तकें मिलती है हमें, पाठ्य पुस्तकें मिलती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज क्या है, द्वितीय भाषा सीखने में सहायक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भाषा की कक्षा में अध्यापिका ने विद्यार्थियों को पिछले माह की गई आम उद्घोषणाओं और व्यक्तित्वों का विश्लेषण करने के लिए कहा। यहाँ अध्यापिका किस बात पर बल दे रही है, ठीक है, पिछले माह की गई आम उद्घोषणाओं और व्यक्तित्वों का विश्लेषण करने को बच्चों से कहा जा रहा है। तो बताइए हम अध्यापिका किस बात पर बल दे रही है, लिखित विमर्श चिंतन, वाचिक विमर्श चिंतन, मुद्रित विमर्श चिंतन या फिर अप्रकाशित विमर्श चिंतन। दोस्तों देखिए जो बातें कही गई सिखाई गई हैं पिछले माह में जो घोषणाएं की हैं, या कोई बात कोई व्यक्तित्व कहा गया, बच्चों पे उन पे क्या कर रही है, कह रही है उनका विश्लेषण करने कह रही है। तो क्या बच्चों के विचार को क्या कर रही है, उनको बढ़ावा दे रही है ताकि वो विचार विमर्श करें। ठीक है, अपने चिंतन को बढ़ावा दे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाचिक विमर्श चिंतन को बढ़ावा दे रही है, इस पर बल दे रही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम भाषा अधिगम में भाषा की बहुशब्दी इकाइयों या वाक्यांशों की भूमिका पर बल देता है। देखिए क्या बोला है, इसका मेन वर्ड पकड़िए, भाषा की बहुशब्दी इकाइयों या वाक्यांशों, ठीक है, पर बल दे रहा है। तो बताइए ये किस उपागम के अंतर्गत आएगा, संरचनात्मक उपागम, प्राकृतिक उपागम, मौखिक उपागम या फिर शब्दकोशी उपागम। देखिए यहाँ पहले ही लिख दिया बहुशब्दी इकाइयों और वाक्यांशों, यानी यहाँ शब्द और वाक्यांशों पर जोर दिया जा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी शब्दकोशी उपागम हो जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत भाषा में क्या होता है, बहुशब्दी इकाइयों और वाक्यांशों का प्रयोग करके बच्चों को सिखाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से असमान की पहचान करें। ठीक है, इसमें जो असमान है, अलग है, हमें उसकी पहचान करनी है। देखिए क्या कह रहा है, बच्चों में प्रथम भाषा के विकास के समानांतर अर्जन स्वाभाविक तरीका है। ठीक है, ये बात सही है। फिर क्या कह रहा है, अर्जन अचेतन प्रक्रिया से संबंधित है, ये भी सही है। अर्जन क्या है, अचेतन प्रक्रिया से संबंधित है।
अर्जन भाषिक निपुणता के स्वाभाविक विकास से संबंध रखता है। सही बात है। अर्जन क्या है, भाषिक, जो हम भाषा सीखते हैं वो अचेतन प्रक्रिया में हो जाती है, तो उसमें भी धीरे धीरे स्वाभाविक विकास होता है। ठीक है, अपने आसपास से सीखते हैं तो वो स्वाभाविक विकास होता है। फिर क्या कह रहा है, अर्जन भाषा के नियमों के चेतन ज्ञान पर बल देती है, चेतन ज्ञान पर बल देता है। अर्जन भाषा के नियमों, देखिए यहाँ नियम आ गया ना, तो अर्जन कभी नियमों के चेतन ज्ञान पर बल नहीं देता है, तो यही आपका सही, यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी यही एक असमान है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये तीनों तो सही बातें कह रहा है कि अर्जन अचेतन प्रक्रिया से संबंधित है, ये तीनों बातें आपकी सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसलिए सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, प्रकृतिवादी उपागम किसके सिद्धांत के आधार पर शिक्षण शास्त्रीय अनुप्रयोगों को विकसित करने का प्रयास है। ठीक है, प्रकृतिवादी उपागम के बारे में पूछ रहा है, तो क्या है, रोजर ब्राउन, ब्लूमफील्ड, स्टीफन क्रैसन या फिर कोविन। तो दोस्तों प्रकृतिवादी उपागम जो है इसमें अनुप्रयोग इन्होंने अलग अलग दिए, तो ये कौन है आपके, स्टीफन क्रैसन है। कौन है, स्टीफन क्रैसन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अभिकथन दिया है। ठीक है, एक अभिकथन दिया है, फिर उसका कारण दिया। देखिए क्या है, चेतन अधिगम अर्जित व्यवस्थाओं से प्राप्त परिणामों की जांच और सुधारने में के पर्यवेक्षण के रूप में कार्य करता है। ठीक है, चेतन अधिगम अर्जित व्यवस्थाओं से प्राप्त परिणामों की जांच और सुधारने के पर्यवेक्षण के रूप में कार्य करता है। कारण क्या कह रहा है, देखिए, पर्याप्त समय, संरचनाओं पर ध्यान और नियमों का ज्ञान, ये तीन शर्तें पर्यवेक्षण के सफल प्रयोग की शर्तें हैं। निम्नलिखित कोड में से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, पहले में तो बोला है चेतन क्या है, अधिगम अर्जित व्यवस्थाओं से प्राप्त परिणामों की जांच करना है, और दूसरे में क्या कह रहा है, पर्याप्त समय, संरचनाओं पर ध्यान और नियमों का ज्ञान, ये तीन शर्तें पर्यवेक्षण के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, दोनों सही है, लेकिन व्याख्या जो आपका दूसरा वाला है वो सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, यही यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्वनि तरंगों की पहचान करने वाली भौतिक प्रक्रिया जो कर्णपटह यानी आपके जो कान के पर्दे होते हैं से टकराती है, श्रवण के रूप में जानी जाती है। ठीक है, ये भी सही बात है। ध्वनि तरंगों की पहचान क्या होती है, जब हमारे कर्णपटह यानी कान के पर्दों से टकराती है तब वो श्रवण के रूप में जानी जाती है। फिर बी कह रहा है, संप्रेषण के दौरान श्रवण सबसे पहली मुख्य गतिविधि है। ठीक है, जब भी हम बातचीत, संप्रेषण क्या होता है, आपस में बातचीत, जब लोग विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसमें सबसे पहली गतिविधि क्या होती है, सुनना, वही है। तो पहली सबसे मुख्य गतिविधि क्या है, जो है श्रवण, मुख्य गतिविधि है जो है श्रवण, सबसे पहली गतिविधि है, और जो प्रतिक्रिया देती है निम्नलिखित कोड में से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो दोनों सही बोल रहा है, ए भी सही है, बी भी सही है, तो कौन सा, देखिए ए और बी दोनों सही है, यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक अध्यापक होने के नाते आपका मुख्य ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। दोस्तों जहां भी नहीं आए उसको अलग से सर्कल कर लीजिएगा। ठीक है, किस पर नहीं होना चाहिए, विभिन्न भाषाओं की स्वीकृति पर, सभी को एक समान समय देना, उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करना, विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को समुन्नत करना। दोस्तों देखिए, हम क्या, बच्चे अलग अलग भाषा लेकर आते हैं कक्षा में, तो हम सबकी भाषा को क्या करेंगे, स्वीकृत करेंगे, तो ये बात तो सही है। सभी को एक समान समय देना, हाँ, हमें भेदभाव नहीं करनी है, सभी को एक समान समय देना है। ठीक है, ये भी बात सही है। उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करना, ये भी बात एकदम सही है कि बच्चों की उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लेकिन विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को सम्मिलित करना, यानी किसी विशिष्ट वर्ग है, कोई वर्ग है, ये भेदभाव का रूल, भेदभाव का एक रूप आ जाएगा। ठीक है, किसी विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को समुन्नत करना नहीं होगा, सभी स्कूल विद्यालय में एक समान होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो आपका है सही हो जाएगा, विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को समुन्नत करना यहाँ नहीं होना चाहिए। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाषा में शब्दों की आंतरिक संरचना और शब्दों को रचना में शामिल करने वाले नियमों का अध्ययन किस रूप में जाना जाता है। ठीक है, शब्दों की बात की जा रही है, शब्दों की आंतरिक संरचना और शब्दों को रचना में शामिल करना किस नियम के अंतर्गत आता है, स्वनिम ज्ञान, वाक्य विन्यास, रूप ग्राम, या आकृति मूलक उसे कहते हैं, या वर्तनी विषयक। तो दोस्तों जहां शब्द की बात आ जाए, स्वनिम में ध्वनि आता है, ठीक है, वाक्य में वाक्य आ ही जाएगा, वर्तनी तो जानते हैं शुद्धता वाली होती है, तो जहां शब्द आ जाए वहां पे क्या होगा, रूप ग्राम। ठीक है, जहां रूप ग्राम में ही शब्दों की आंतरिक संरचना और शब्दों को रचना में शामिल किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका रूप ग्राम सही हो जाएगा, यहाँ पे रूप ग्राम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है,
कुछ विद्यार्थी कक्षा में एक दूसरे से बात करने में संकोच करते हैं। संकोच को दूर करने के लिए क्या सर्वोत्तम उपाय किए जा सकते हैं? ठीक है, बच्चे आपस में बात करने में संकोच कर रहे हैं, तो हमें संकोच दूर करना है, तो उसके लिए हम क्या उपाय करेंगे? देखिए क्या दिया है। उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें। ठीक है, हम प्रोत्साहित करेंगे उनको। कक्षा में अनौपचारिक गतिविधियों का आयोजन करके उनमें विद्यार्थी को संलग्न किया जाए। ठीक है, हम कक्षा में मतलब पढ़ाते वक्त भी कुछ ऐसी एक्टिविटी करवाएंगे जिससे बच्चे क्या करें, उसमें संलग्न हो और एक दूसरे से बातचीत करें। फिर उनके निष्पादन हेतु उन्हें पुनर्बलन दिया जाए। हाँ, हम उन्हें पुनर्बलन देंगे, प्रोत्साहित करेंगे। तो ये भी बात सही कह रहा है। उन्हें कुछ और तरह के काम दे दिए जाए। नहीं, यहाँ इससे तो उनमें पारस्परिक अंतःक्रिया नहीं होगा ना, कुछ और तरह के काम, यही आपका ये यहाँ पे नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी सही होगा आपका, यानी पहला, दूसरा, तीसरा। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही होगा, पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, उन्हें कुछ और तरह के काम नहीं दिए जाएंगे। ये तीनों ऑप्शन सही है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पठन के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। ठीक है, पठन का मुख्य उद्देश्य में से एक क्या है? प्रवाह के साथ पढ़ना, ऊंचे स्वर और स्पष्ट से पढ़ना, पाठ्य सामग्री में से अर्थ निकालना, पठन के समय विराम चिन्हों और स्तर शैली का प्रयोग करना। अब मुख्य उद्देश्य की बात कर रहा है, तो दोस्तों मुख्य क्या है? पाठ्य सामग्री में से अर्थ निकालना, ये पठन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सार्वभौमिक व्याकरण पदावली नाम चॉम्स्की द्वारा दी गई है। सार्वभौमिक व्याकरण पदावली किसके दिया? यूनिवर्सल ग्रामर की बात कर रहा है, किसके द्वारा दी गई है? नाम चॉम्स्की द्वारा दी गई है। सार्वभौमिक व्याकरण क्या है? ठीक है, सभी के द्वारा यानी सर्वत्र अनुसरित बुनियादी व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह है और लोगों द्वारा आसानी से पहचाना जाता है। फिर कह रहा है सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए बुनियादी व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह है। फिर कह रहा है सभी प्राकृतिक भाषाओं के आधारभूत अग्रवर्ती व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह है। फिर कह रहा है सार्वभौमिक रूप से माननीय कार्य अभ्यास हैं जिन्हें समय के साथ व्याकरण के रूप में जाना चाहिए। देखिए जो आपका सबसे सही कह रहा है वो क्या है? ये क्या होता है? सार्वभौमिक व्याकरण सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए बुनियादी व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह है। ठीक है, नॉम चॉम्स्की क्या कहते हैं? बच्चे क्या होते हैं? बच्चे भाषा एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ खुद पैदा होते हैं। ठीक है, तो बच्चे जो व्याकरण रहता है वो बुनियादी व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह से सीखते हैं। मतलब पहले से उनको कुछ ना कुछ एक रेखा रूप पता रहता है कि बच्चे को बात करनी तो किन किन बुनियादी व्याकरणिक सिद्धांतों का प्रयोग करना होगा। तो यही आपका सही हो जाएगा। क्या होगा? सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए बुनियादी व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भाषा अध्यापक को प्राथमिक स्तर पर पोस्टर, चित्र एवं अन्य प्रकार की पठन सामग्रियों का प्रदर्शन किस ऊंचाई पर करना चाहिए? ठीक है, भाषा अध्यापक को प्राथमिक स्तर पर पोस्टर, चित्र एवं अन्य प्रकार की पठन सामग्रियों का किस स्तर प्रदर्शन किस ऊंचाई पर करना चाहिए? ठीक है, उन्हें सुरक्षित रखने और फटने से बचाने के लिए इस ऊंचाई पर रखना चाहिए कि शिक्षार्थी ना पहुंच सके। अच्छा, इतना ऊपर लगा दो कि बच्चे वहां तक पहुंच ही ना पाए। ठीक है, तो ये तो एकदम गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है इस सुविधाजनक ऊंचाई पर होने चाहिए जहां शिक्षार्थी उन्हें छू सके और पढ़ सके। ये थोड़ा ठीक लग रहा है कि इतना हो कि बच्चे उन्हें छू सके और पढ़ सके। अगला देख लेते हैं। कक्षा के बाहर बुलेटिन बोर्ड पर लगाने चाहिए। अब क्लास अंदर चल रही है, कुछ करवाना है, कुछ दिखाना है, तो बाहर बुलेटिन बोर्ड पे लगवा दिया जाएगा। ये भी गलत है आपका। फिर क्या कह रहा है? पुस्तकालयों में लगाने चाहिए जहां शिक्षार्थी जाएं और सामग्री की खोज कर सके। अब हर टाइम तो पुस्तकालय में बच्चे जाएंगे नहीं। ठीक है, तो क्या होगा आपका? सबसे जो बेस्ट ऑप्शन ये है, इस सुविधाजनक ऊंचाई पर होने चाहिए जहां शिक्षार्थी उन्हें छू सके और पढ़ सके। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बुनियादी साक्षरता एवं गणित यानी FLN मिशन का सफलता पूर्वक क्रियान्वित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ठीक है, क्या महत्वपूर्ण है बताइएगा? पूर्व विद्यालय से ही अंग्रेजी भाषा लागू करना, नियमित रूप से कक्षा परीक्षण आयोजित कर आकलन को बाल मित्रवत बनाना, उन भाषाओं का प्रयोग करना जिनसे शिक्षार्थी परिचित हैं, निर्देश का माध्यम बदलकर अंग्रेजी माध्यम कर देना। दोस्तों देखिए, बुनियादी साक्षरता एवं गणित ये क्या है? इसमें बच्चों को कक्षा 3 तक के बच्चों को कम से कम जो पठन कर रहे हैं वो अर्थ के साथ आ जाए, साथ ही साथ उन्हें संख्यात्मक बोध हो जाए, कुछ कक्षा 3 तक का संख्यात्मक बोध हो जाए। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसके लिए बच्चे क्या होगा? सबसे अच्छा क्या होगा? उन भाषाओं का प्रयोग करना जिससे शिक्षार्थी परिचित हो, यानी जिसमें वो सहज महसूस करे, उन्हीं भाषा का प्रयोग करना यहाँ पे
सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। गीतिका बिहार में रहती है, वह अपने पिता के साथ दिल्ली आई और आपकी कक्षा में पढ़ने लगी, वह मैथिली भाषा बोलती है, आप ठीक है। देखिए क्या करेंगे आप, उससे सहपाठियों के साथ घुलने मिलने के लिए कहेंगे और अब तक जो काम कक्षा में उन्हें जानने के लिए कहेंगे। अच्छा, अगला पढ़ते हैं। आप उससे अनौपचारिक रूप से बातचीत करेंगे, उसकी मैथिली भाषा को स्वीकृत करेंगे जिससे कि वह नई स्थिति में सहज महसूस करे। ये सही लग रहा है, आगे पढ़ते हैं फिर। आप उससे विद्यालय की माध्यम भाषा हिंदी भाषा में बात करेंगे जिससे कि वह जल्दी से जल्दी हिंदी सीख ले। आप उसे हिंदी लेखन के बहुत से अभ्यास कर देंगे क्योंकि उसे हिंदी सीखनी है। नहीं दोस्तों, ना तो हम उससे बहुत अभ्यास कार्य करवाएंगे, ना हम डायरेक्ट उसके आते ही कि अभी तक तो वो मैथिली बोल रही थी, आते ही उसने हिंदी में बात करने के लिए बात करने लगे, वो असहज हो जाएगी, ठीक है, वो बोल नहीं पाएगी फिर, तो ये भी नहीं करेंगे। और सिर्फ घुलने मिलने कहना, क्योंकि जब तक बच्चे भी और टीचर सब सहयोग से एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, वो जहां से आई उसको पहचानने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक ये भी नहीं हो पाएगा। हमें क्या करना होगा, आप उससे अनौपचारिक रूप से बात करने को कहेंगे। हम उससे कहेंगे बेटा तुम जो भी बात कर रही हो, तुम जिस भाषा में बात करना चाहती हो उसी भाषा में बात करो। उसकी मैथिली भाषा को स्वीकृत करेंगे, हाँ वो जो भाषा बोली थी उसको स्वीकृत करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि तुम यहाँ पे ये भाषा का प्रयोग नहीं कर सकती, वह नई स्थिति में सहज महसूस करे, ठीक है। तब धीरे धीरे वह क्लास में सहज महसूस करने लगेगी, वह धीरे धीरे अपने आप सबको सीख जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टफोलियो में नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। पोर्टफोलियो के अंतर्गत क्या नहीं रखा जा सकता है पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया है चित्रकारी, बी दिया कक्षा में हुई चर्चा, कार्यपत्रक, वर्क यानी वही वर्कशीट आपका, और फिर फोटोग्राफ। तो दोस्तों पोर्टफोलियो में आप जानते हैं बच्चे का नाम, विवरण, उसका पता, उसका क्लास, उसकी आईडी कोई हो गई, आधार कार्ड वगैरह, हर चीज ये सब रखी जाती है। लेकिन कक्षा में हुई चर्चा नहीं रखी जाती है, ठीक है। उसमें हम बच्चे की चित्रकारी रख सकते हैं, बच्चे ने जो जो वर्क किया है वो सब रखेंगे, कार्यपत्रक उसका वर्कशीट रखेंगे, फोटोग्राफ रखेंगे, ये सब चीजें रखी जाएंगी, ठीक है। उसके माता पिता का विवरण सब रखेंगे, लेकिन कक्षा में हुई चर्चा को नहीं रखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक अच्छे, यहाँ पे देखिए, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी यहाँ कुछ हम लोग को भरना था। एक अच्छे डैश में सभी वाक्य मुख्य विचार बिंदु यानी थीम को उभारने में मिलकर कार्य करते हैं। बताइए किसमें किसमें सभी वाक्य मुख्य विचार और बिंदु या थीम को उभारने का कार्य करते हैं। ए है अनुच्छेद, बी है पैराफ्रेज, सी है प्रारूप, या डी है संपादन। तो दोस्तों हमेशा क्या होता है, एक अच्छा अनुच्छेद, क्या एक अच्छे अनुच्छेद में क्या होते हैं, बिंदुओं को उभारने की बात की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। पठन का कौन सा तरीका पंक्ति दर पंक्ति से देता है, ठीक है। कौन सा तरीका पंक्ति दर पंक्ति से ज्ञान देता है, ठीक है, ये होगा पंक्ति दर पंक्ति से ज्ञान देता है। तो यहाँ से कुछ छूट गया होगा, तो बताइएगा विस्तृत पठन संकेत, स्वस्वर पठन संकेत, निर्देशी पठन या गहन पठन। तो दोस्तों गहन पठन में क्या होता है कि बच्चे क्या होते हैं, पंक्ति दर पंक्ति पढ़ते जाते हैं और एक एक उससे हर पंक्ति से ज्ञान अर्जित करते रहते हैं। तो यही आपका क्या होगा, गहन पठन में बच्चा अच्छे से पंक्ति दर पंक्ति ज्ञान अर्जित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, गहन पठन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है, ठीक है। मुद्रित समृद्ध परिवेश यानी प्रिंटिंग परिवेश की बात कर रहा है। एक खेल कक्ष के रूप में जिसमें कई झुंझुने व खिलौने हैं। खेल कक्ष में ये तो यहाँ प्रिंटेड की कोई बात ही कहा ही नहीं गया। कक्षा में पठन कोना नहीं, कक्षा में प्रदर्शित बच्चों का कार्य, चार्ट, पोस्टर, कविताएं आदि, ये सही है। कक्षा में ऐसा स्थान जहां विद्यार्थियों की कॉपियां, कक्षा प्रदत्त कार्य और गृह कार्य रखा जा सकता है, नहीं। जहां बच्चे क्या कोई चीज देख के सीखें, जैसे वो कोई चार्ट हो, पोस्टर, कविताएं आदि लिखी हो, ये सब जब लिखी रहेंगी तो इन्हीं को कहा जाता है मुद्रित समृद्ध परिवेश, ठीक है। तो ये आपका सही होगा, कक्षा में प्रदर्शित बच्चों का कार्य, चार्ट, पोस्टर, कविताएं आदि, ये सब क्या हो जाएगा, मुद्रित समृद्ध परिवेश के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भाषा अध्ययन संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह विद्यार्थियों को व्याकरणिक नियमों सीखने में मदद करता है, किसी शब्द विशेष का अर्थ समझने में मदद करता है,
पाठ पुस्तक के पठन में मदद करता है, कविता और कल्पना परक कहानियां लिखने में मदद करता है। ठीक है, भाषा अध्ययन में संदर्भ, संदर्भ क्या होता है, संदर्भ मतलब संदर्भ का मतलब ही क्या होता है कि हम उसको संदर्भ में उसका अर्थ समझ के पढ़े। तो देखिए इसमें किसमें दिया है, किसी शब्द का विशेष अर्थ समझने में मदद करता है। ठीक है, संदर्भ परक शिक्षा यही होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भाषा की बुनियादी वर्षों में पढ़ाई का माध्यम बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए, क्योंकि बताइएगा क्यों मातृभाषा होनी चाहिए। कहते हैं ना, स्टार्टिंग में बच्चा स्कूल जाता है तो पहले उसकी मातृभाषा, उसकी मदर टंग में उसको शिक्षा देनी चाहिए। तो बताइए क्यों। यह दूसरे विषयों को समझने में मदद करता है। अध्यापक के लिए बच्चों की भाषा में अवधारणाएं समझना आसान है, क्योंकि सभी अध्यापक बहुभाषी होते हैं। तो दोस्तों देखिए, कभी भी बच्चे को हमेशा क्या होता है, बाल केंद्रित रखा जाता है। यहाँ अध्यापक की सुविधा की बात की जा रही है, तो ये तो गलत हो जाएगा। विद्यालय में मातृभाषा में पढ़ाना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि पढ़ाई के दूसरे माध्यमों पे ध्यान देना चाहिए। ये भी गलत हो जाएगा, दूसरे माध्यमों की बात की जा रही है। इससे कक्षा को बहुभाषी बनने में मदद मिलती है और विद्यार्थियों को कक्षा में प्रयोग की जा रही सभी भाषाओं की निपुणता प्राप्त करने में मदद की जा सकती है। ये थोड़ा सही हो सकता है, लेकिन ये भी सही नहीं है। सही आपका क्या है, यह दूसरे विषयों को समझने में मदद करता है। ठीक है, वो मातृभाषा को सीखते हुए अन्य विषयों का भी ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। मातृभाषा सीख के आते हैं, उसी लैंग्वेज में धीरे धीरे वो अन्य बाकी विषय भी जो है सीख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। नहीं पूछा है दोस्तों, वाइगोस्की के सामाजिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। पहला है सामाजिक अंतःक्रिया, मदद या सहारा देना, निकटस्थ विकास का क्षेत्र या भाषा अर्जन उपकरण। तो दोस्तों देखिए, सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं कौन, आपके वैगोस्की करते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं। मदद या सहारा देना, ये भी वैगोस्की के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। वही आप सुने होंगे ना, स्कैफोल्डिंग, पाण ढांचा का सिद्धांत, ये सब भी किसका है, ले वैगोस्की का ही है। फिर कह रहे हैं निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जेटवीडी का सिद्धांत, ये भी सही है। बच्चा कहाँ तक सीखा है और किसी बड़े की मदद से वो कितना सीख सकता है, इन्हीं के बीच का गैप क्या कहलाता है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। तो ये तीनों तो आपका किसका है, वैगोस्की के सिद्धांत से संबंधित है। लेकिन भाषा अर्जन उपकरण, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये आपके नॉम चोम्स्की का है। तो यही आपका अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, ध्वनिग्रामिक स्वनिम जागरूकता किससे संबंधित है। ठीक है, ध्वनिग्रामिक किससे संबंधित है, ध्वनिग्राम और चित्रग्राम के मध्य संबंध स्थापित करने की योग्यता, बोले जा रहे शब्दों में स्वनिम को पहचानने और प्रयोग करने की योग्यता, सटीकता और प्रवाह के साथ शब्दों को पढ़ना, सही वर्तनी के साथ पढ़ लिखना। ठीक है, ध्वनिग्रामिक जागरूकता, ये दोस्तों आपका संबंधित है ध्वनिग्राम और चित्रग्राम के मध्य संबंध स्थापित करने से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा। क्या होगा, ध्वनिग्राम और चित्रग्राम के मध्य संबंध स्थापित करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे भाषा की बारीकियों की पहचान कर लेते हैं और उन्हें समझ जाते हैं कब समझते हैं, वे अध्यापक का बारीकी से अवलोकन करते हैं, बुलेटिन बोर्ड को सजाने और मुद्दे समृद्ध परिवेश के सृजन में भाग लेते हैं, एकीकृत तरीके से भाषाई कौशलों में संलग्न रहते हैं, या फिर वयस्क की मदद से स्वस्वर पठन करते हैं। दोस्तों भाषा की बारीकियों को कब वो समझ लेंगे, क्या बुलेटिन वगैरह सजा लेंगे तब, नहीं। अध्यापक की बारीकियों से अवलोकन करते नहीं, वयस्क की मदद से स्वस्वर, ये भी नहीं होगा। आपका सही क्या होगा, एकीकृत तरीके से भाषाई कौशलों में संलग्न रहते हैं, यानी वो जो भी जितनी भी भाषाई कौशल सीखे उनको एकीकृत करके सब में संलग्न रहते हैं। तो यही भाषा की बारीकियों से वो परिचित हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम के बारे में सही है। ठीक है, सही है पूछा है। एक भाषा में निपुणता का विकास दूसरी भाषा के विकास में बाधित करता है, नहीं, कभी भी नहीं। हमेशा क्या होता है, एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज सीखने में मदद करती है। विभिन्न भाषा में निपुणता का विकास अंतर संबंध होता है। मातृभाषा में निपुणता दूसरी भाषा सीखने में कठिनाई उत्पन्न करती है, ये भी काट दीजिए, कठिनाई तो नहीं उत्पन्न करती कभी भी, क्योंकि बच्चों को तभी ना कहा जाता है कि आप स्टार्टिंग के जो शुरू के क्लासेस होते हैं उनमें मातृभाषा में शिक्षा दीजिए। लंबी अवधि में मातृभाषा के माध्यम से अधिगम होने से दूसरी भाषाओं की सीखने के लिए समय नहीं बचता, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ऑप्शन अब बी जो है, ऑप्शन बी यहाँ पे सबसे सही है। विभिन्न भाषाओं में निपुणता का विकास अंतर संबंधता से होता है। ठीक है, हर भाषा अंतर संबंधित होते हुए बच्चे उससे एक एक को जोड़ जोड़ के सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही हो जाएगा।
तो दोस्तों आज के मेरे 30 क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइएगा। वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए क्योंकि ये क्लासेस बहुत ज़रूरी है। एग्जाम से पहले इनको जरूर देख के जाइएगा। और हमारा इसी तरह साथ देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।